तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का इस महासंग्राम में। जी हाँ, देख सकते हैं ये किताब जो कि आप लोग जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। इसके मैंने कई वीडियोस अभी अपलोड कर दिए अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आगे का जो टॉपिक है हम सोच रहे हैं कि छोटा छोटा के बनाते हैं जैसे आपको समझ है, लेकिन आज हम एक महासंग्राम करने जा रहे हैं जो कि लगभग दिखते हैं मेरा 50% के लगभग बैटरी चार्ज है। कितनी देर में रिकॉर्ड कर सकता हूँ, अनुमानित है कि 1-2 घंटा रिकॉर्ड हो जाए और धीरे धीरे आसान से समझेंगे जो कि आज संग्राम होने वाला है, महाभारत होने वाला है इसके साथ, लूसेंट के साथ। तो ये आज कृष्ण है जो कि गीता का उपदेश देते हैं महाभारत में, और आप और हम पार्थ है जो कि उनके उपदेशों को अच्छे से समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? चलिए देखिए, एक जो हमारा टॉपिक है ये पहला जो चालू हुआ था जिसका नाम है भारत, प्राचीन भारतीय के स्रोत। ठीक है, तो यही अभी हमारा चल रहा है और जितने भी अभी वीडियोस आए हैं वो वहीं तक चला है। और ये अरबी लेखक से अभी बोले चीनी लेखक तक अभी चला है, तो इसमें थोड़ा सा ही बचा है तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा क्योंकि इसको हम उसमें ही कवर कर लेंगे। हमारा दूसरा जो इसमें टॉपिक है, इसके जो विषय सूची में दिया गया है वो है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से हम शुरू करते हैं और देखते हैं हम कितना आज कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो चलिए, तो ध्यान से सुनना। तो चलिए, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, बोलने में थोड़ा है लेकिन आप समझ रहे हैं। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री से कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आद्य हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, इतिहास और हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। तो जो इतिहास का विभाजन है, हमारे हिस्ट्री का विभाजन है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझना। ठीक है, मैंने ये चैलेंज लिया है, आप भी ले लीजिए, इसको समझना है। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक काल जिसको प्री हिस्ट्री, ठीक है, आद्य हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास को हिस्ट्री, 3 भागों में इतिहास का विभाजन किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, आद्य हिस्ट्री को बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री इंग्लिश में, और इतिहास जो अभी हम पढ़ते हैं उसको हिस्ट्री कहते हैं। तो 3 भागों में इतिहास का विभाजन किया गया है, इतना कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस काल में, अब देखिए, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्री हिस्ट्री किसको कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? बड़ा ही आसान है, पूछ दिया जाएगा तो सवाल का जवाब क्या होगा? इस काल में, हे पार्थ सुनो, जिस काल में मनुष्य ने अपनी घटनाओं का कोई लिखकर उसको लिखा नहीं, ठीक है, लिखा नहीं, लिखित कोई प्रमाण रखा नहीं, कोई विवरण लिखकर नहीं रखा, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में ऐतिहासिक घटनाओं का कोई लिखित प्रमाण नहीं है। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा प्रागैतिहासिक काल में, प्री हिस्ट्री में। ठीक है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, अगला है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री क्या है? उस काल को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, अब देखिए,
जो प्रागैतिहासिक काल था हमारा प्री हिस्ट्री, उसमें लोगों ने कोई लिखित विवरण नहीं, उसमें लिखा, उस इतिहास को लिखा नहीं गया है। परंतु जो हमारा प्रोटो हिस्ट्री है, आद्य ऐतिहासिक काल है, उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला प्रचलित था, मतलब प्री हिस्ट्री में नहीं लिखा जाता था। और जो प्रोटो हिस्ट्री है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है, उस काल में लेखन की कला प्रचलित होते हुए भी उपलब्ध जो लेख थे, जो लिखे गए थे, उसको पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, मानव विकास, ठीक है, यही है। ठीक है, आद्य हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री आपने पढ़ लिया। आद्य प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित विवरण नहीं है हमारे पास। आद्य हिस्ट्री में उस काल, जिस काल में लेखन की कला प्रचलन होने के कारण भी उपलब्ध जो लेख थे उसको पढ़े नहीं जा सके, उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब आया, आपने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री समझ लिया क्या है। उसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ठीक है, उस काल को इतिहास कहा जाता है जिस काल में जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। प्री हिस्ट्री लिखित लेखन की कला प्रचलित होने के कारण भी उसमें उपलब्ध लेख को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, और जो तीसरा है हिस्ट्री, इसमें जिसका विवरण लिखित रूप में हमारे पास मौजूद है। ठीक है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, आद्य हिस्ट्री और क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हमने तीनों समझ लिया यहाँ पे। अब चलते हैं ज्ञानी मानव की ओर। ठीक है, होमो सेपियंस क्या है, ज्ञानी मानव कौन है? तो देखिए, ज्ञानी मानव का जो साइंटिफिक नाम है वो है होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर हुआ था। ठीक है, होमो सेपियंस यानी हम, ज्ञानी मानव, जिसका प्रवेश धरती पर लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्ञानी मानव के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। 5वें की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक हम पढ़ेंगे जिससे समझना बेहद आसान हो जाएगा। 5वां जो हमारा इसमें टॉपिक है, देखिएगा, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल, दोनों का मतलब एक ही है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल किसे कहा जाता है? ठीक है, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। तो पूर्व पाषाण काल में जो मानव रहते थे वो अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे? तो उनकी जीविका का जो मुख्य आधार था शिकार था। यानी पूर्व पाषाण काल में जो भी लोग थे वो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे और अपना पेट पालते थे, और शिकार ही पूर्व पाषाण काल का आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। शिकार उनका पेट भी पालता था और उनका मनोरंजन का भी साधन था। आदि मानव उस समय उपलब्ध थे पूर्व पाषाण काल में। ठीक है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हमारे कवर हो गए। बढ़ते हैं 7वें की ओर। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार कब हुआ है? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है? तनी ध्यान से सुनिए। आग का आविष्कार कब हुआ है? तो पूरा पाषाण काल में हुआ है। और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। ठीक है, मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। स्थायी निवास की प्रवृत्ति, यह शब्द आया, इससे आप क्या समझते हैं? मतलब एक जगह स्थायी रूप से रहना। उसकी प्रवृत्ति कब आई? तो नव पाषाण काल में हुई।
मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो कुत्ता को बनाया। ठीक है, अगला चलिए, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? तो मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला सबसे पहला औजार कुल्हाड़ी था। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो प्राप्त स्थल है अतिरंपकम। ठीक है, अतिरंपकम से प्राप्त हुआ ये पत्थर के औजार कुल्हाड़ी। ठीक है, तांबा धातु का सबसे पहले उपयोग किया और सबसे पहले कुल्हाड़ी का उपयोग किया। ठीक है, कृषि का आविष्कार कब हुआ? कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अगन उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, कृषि का आविष्कार कब हुआ? तो पूर्व पाषाण काल में हुआ। ठीक है, पूर्व पाषाण काल में हुआ। ठीक है, सॉरी, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, पूरा पाषाण काल में नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। इसका जो सबूत कहाँ से मिलता है? वो हमें मेहरगढ़ जो पश्चिमी बलूचिस्तान अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर इसका सबूत प्राप्त हुआ था। कृषि के लिए सबसे पहले अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या है? तो सबसे पहली फसल गेहूं एवं जौ थी, याद रखिएगा। लेकिन मानव ने द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या है? तो चावल था। कृषि के लिए सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? तो गेहूं पहली फसल थी और जौ पहली फसल थी। लेकिन मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे पहला अनाज क्या था? तो चावल था। ठीक है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का जो पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान। ठीक है, कोलीहड़वा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। ठीक है, कोलीहड़वा का संबंध। ठीक है, अगला है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार पत्थर के बने थे। मतलब क्या हुआ इसका? ठीक है, पूर्व पाषाण काल में जो भी औजार थे, अधिकतर जो उसमें जो औजार थे वो पत्थर के बने हुए थे। ठीक है, पत्थर के बने हुए थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार थे वो पत्थर के बने हुए थे। पहला पॉइंट। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कौन था? तो वह पहला व्यक्ति था जिसने 1863 में भारत में पूर्व पाषाणी कालीन औजारों की खोज की थी। तो पूर्व पाषाण काल औजारों की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने सबसे पहला व्यक्ति यही है। कब की थी? तो 1863 में। ठीक है, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई। ठीक है, पल्लावरम नामक स्थान, पल्लावरम नामक स्थान, पल्लावरम याद रखिएगा, पल्लावरम नामक स्थान पर सबसे पहले भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले 1867 ईस्वी में हुई। ठीक है, सबसे पहले जानकारी पूरा पाषाण काल के बारे में कब से? मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल खत्म हो गया। ठीक है, भारत में मध्य पाषाण काल आया। ठीक है,
याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल गया है इसमें, और मध्य पाषाण काल के बारे में बोल रहा है लूसेंट। तो भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले 1867 में हुई। ठीक है, कब हुई? मध्य पाषाण काल की जानकारी सबसे पहले प्राप्त 1867 में। ठीक है, जब सीएल कलायल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाशाकोपकरण खोज निकाले। ठीक है, जब सीएल काइकल कोई होगा खोज करता, उसने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण जो पाषाण काल में उपयोग हो जाते हैं, वो छोटे छोटे उपकरण, लघु लिखा यहाँ पे, तो उनको खोज निकाले। ठीक है, कब खोज निकाला उसने? सीएल कलाइकल ने 1867 में। उसी टाइम भारत में मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। मानव अस्थि पंजर, कंकालों का जो खोज है वो कब से प्रारंभ हो गया, कब से मिलना प्रारंभ हो गया? तो मध्य पाषाण काल में। ठीक है, कंकालों का खोज कब से मिलना चालू हो गया, कब से कंकाल मिलना चालू हो गए? तो खोज कब से उसका चालू हो गया मिलना? तो मध्य पाषाण काल में। भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, अब आया नव पाषाण काल। याद रखिएगा, बोल रहा है कि भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ सबसे पहले ईसा पूर्व 4000 वर्ष लगभग पहले हुआ था। ईसा पूर्व 4000 साल लगभग पहले नव पाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधी में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहते हैं, लेकिन सिंधी भाषा में। ठीक है, मृतकों का टीला अलग नहीं है, मोहनजोदड़ो अलग नहीं है। मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन नगर है जिसको सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं। असम का सफेद भ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला पहला एकमात्र मानवा कपि है सफेद गिबन। याद रखिएगा, असम का सफेद भ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवा कपि है। इनाम गांव के बारे में आया। इनाम गांव इंपॉर्टेंट है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। तो इनाम गांव ताम्रपाषाण युग, याद रखिएगा कितने सारे युग आ गए, कौन कौन से पाषाण? नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल, 3 अभी आया, अब एक चौथा यह ताम्रपाषाण युग। ठीक है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवो संस्कृति से है। ठीक है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बस्ती थी जिसका संबंध जोरवो संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में शिवालक की पहाड़ी होगी। ठीक है, भारत में शिवालक की पहाड़ी है जहां से जीवाश्म का प्रमाण जो मिलता है। भीमबेटका भी इसको कहते हैं गुफा। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है, पूरा पाषाण काल का आवासीय स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए एक शैल चित्रों और शैल सरियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आदि मानव ने शैल चित्र बनाए हैं, उसके लिए भीमबेटका जो गुफा है पूरा पाषाण कालिक आवासीय स्थल वो प्रसिद्ध है। ठीक है, भीमबेटका गुफा क्या है? तो पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। पूरा पाषाण काल में आवास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला गुफा है भीमबेटका, जिसमें कि आदि मानव द्वारा शैल चित्रों बनाए गए हैं। शैल चित्र वहाँ पे बनाए गए हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और यह शैल चित्रों के लिए ही भीमबेटका गुफा जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, इन चित्रों में पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय तक माना जाता है।
ये जो चित्र भीमबेटका गुफा में बनाया गया है, ये जो चित्र माने जाते हैं कि पूरा पाषाण काल से लेके मध्य पाषाण काल के बीच में बनाए गए हैं। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप ये जो चित्र है उससे यह पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्राचीनतम जो मानव थे उनका जीवन कैसा हुआ करता था, उनके जीवन के बारे में इन चित्रों के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, भीमबेटका गुफा में जो आदि मानव के द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं उसके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों का पता चलता है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अभी अगर आप जाना चाहे इसको भीमबेटका गुफा कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, वर्तमान समय में भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, तो वर्तमान समय में भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी खोज कब हुई, भीमबेटका गुफा की खोज कब हुई, तो 1957 और 1958 के बीच में हुई। भीमबेटका गुफा की खोज कब हुई, तो 1957 और 1958 के बीच में हुई। ठीक है, भीमबेटका गुफा की खोज किसने की, तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाखनकर, कैसे कैसे नाम है यार। भीमबेटका गुफा की खोज 1957 से 1958 तक हुई और डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाखभेंडका द्वारा की गई। ठीक है, भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। भीमबेटका क्षेत्र को, जो कि मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में स्थित है, इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो भोपाल में जो मंडल है, उन्होंने 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। ठीक है, इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यूनेस्को, ठीक है, वैश्विक स्तर पर इसको विश्व धरोहर घोषित कब किया गया, भीमबेटका गुफा को वैश्विक स्तर पर भीमबेटका गुफा को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया, तो 2003 में जुलाई में। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का स्थल भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसको कब घोषित किया गया, राष्ट्रीय महत्व का स्थल, तो 1990 में। याद रखेगा, 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल इसे घोषित किया गया भोपाल मंडल के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद 2003 में यूनेस्को ने इसे एक विश्व धरोहर का स्थल घोषित कर दिया। ठीक है, इतना याद रखिएगा। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है अभी वर्तमान में, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भारत ने मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है, तो नर्मदा घाटी में मिलता है। भारत में मनुष्य से संबंधित जो प्रमाण है वह सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो यह मिलता है नर्मदा घाटी में। ठीक है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या की प्रजातीय विभेदीकरण किया था। इंपॉर्टेंट है, रिजले याद रखिएगा। रिजले कौन है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले। यह एक प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। ठीक है, किसके, देखिए, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीकरण विभेदीकरण किया था। प्रजातीय विभेदीकरण, वैज्ञानिक आधार पर प्रजातीय विभेदीकरण भारत की जनसंख्या का सबसे पहले किसने किया, तो रिजले ने किया। ठीक है, इसके बाद है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल तो हमने पढ़ लिया, फिर आपको थोड़ा अलग अलग पढ़ाते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं, उतना लंबा वीडियो नहीं बनाते। तभी ये 25 मिनट का लगभग ये एपिसोड बन चुका है, तो 25 मिनट हम रोक पाए। चलिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक अभी तीसरा ही चालू होता है। दूसरा टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल, जो कि इसमें पूरा कवर हो चुका है, और अगला जो हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम पढ़ेंगे। तो
चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। हमने तो सोचा था कि 2 घंटे का बनाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ही समझना बेहतर होगा, क्योंकि इंडोसेंट खतरनाक चीज़ है। हम देख सकते हैं धीरे धीरे समझेंगे तो अच्छी तरीके से समझ आएगा। एक बार अगर एक लंबी वीडियो आप देखेंगे तो उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। चलिए, थैंक यू।